नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभा शर्मा है और मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन को लेकर। अब तक तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा कि ड्रामा एंड आर्ट आपके एजुकेशन में क्यों है। अब मैं बताती हूँ कि ड्रामा क्या है, नाटक क्या है। क्योंकि हमने पहले कला को पढ़ा कि कला क्या है, और अब हम जानेंगे कि नाटक क्या है और इसकी उपयोगिता आपके सब्जेक्ट में क्यों है। तो आप सोचो, नाटक क्या है? नाटक, ड्रामा, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्योंकि हम बचपन से जब से पैदा होते हैं ना, हम नाटक ही करते होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त हर चीज़ें एकदम सही करते हैं। हम कई बार कई चीज़ें ड्रामा करते हैं। कई चीज़ों को लेने के लिए हम ड्रामा करते हैं। कई बार होता है कि मम्मी बोलती हैं कि तुम ये काम करो और मन बिल्कुल भी नहीं होता है, और हम कह देते हैं नहीं मम्मी मेरे पेट में दर्द है, नहीं मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये सारी चीज़ें झूठ होती है और हम बाकायदा उसे बोलते ही नहीं है, हम एक्ट भी करते हैं। हम उस तरह से अपना फिज़िकल एक्सप्रेशन तय करते हैं कि हम लगें कि हम बीमार हैं, मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो हम बचपन से ही ड्रामेबाज होते हैं, पर हमने कभी सोचा नहीं है कि हम भी नौटंकी करते हैं, हम भी ड्रामा करते हैं, हम भी नाटक करते हैं। हमें वो चीज़ें अपने जीवन में बस लगती हैं कि हो रही हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा सभी करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये भी एक कला है। सभी लोग अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाते, और हम कई बार स्कूल जाने का मन नहीं होता था हमारा, और हमें घर पे बोला जाता था कि आप स्कूल जाओ, और हम कहते हैं नहीं हमारे आज पेट में दर्द है, मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सिर्फ बोल के ही नहीं, हम उसे बाकायदा दिखाते थे कि मेरे पेट में कितना दर्द है, मैं कितने तकलीफ़ में हूँ। तो ये हम ड्रामा ही करते थे। और बताओ, आज हमें पढ़ना पड़ रहा है कि ड्रामा क्या है, जबकि हम किया करते थे। हाँ, तो आप बताएंगे, मुझे बताओ कि ड्रामा है क्या? ड्रामा किसे कहते हैं? नाटक क्या है? जो हम देखते हैं क्या वो नाटक है? टीवी सीरियल्स वगैरह जो नाटक देखा करते हैं हम टीवी पे, क्या वही नाटक है सिर्फ? या नाटक किसी और चीज़ को भी बोलते हैं, या इसका कोई मतलब भी होता है? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हाँ, इसका मतलब होता है, और ड्रामा कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और ड्रामे में भी कितने अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ड्रामा के। ऐसा नहीं है कि सारा ड्रामा एक ही तरीके का ड्रामा है, नहीं, हर एक ड्रामे का अलग नाम होता है, उसे करने का तरीका अलग होता है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे लिए ये जो हमारा सेशन अभी चल रहा है ना, ये ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि आप कला को जानने लगे हो। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि आप इस सेशन को, या ये जो हमारा चल रहा है अभी, आप मुझे जो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो आप मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या बोल रही हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ड्रामा क्या है। पढ़ते नहीं, मैं फिर एक बार बोलना चाहती हूँ कि पढ़ते नहीं हैं, हम इस विषय को समझेंगे। पढ़ना एक अलग चीज़ें होती है, पढ़ते हैं हम विषय को, जो कि हमें याद रखना पड़ता है। लेकिन ये विषय हमारा सिर्फ पढ़ने का नहीं है। इस विषय में हम जितने अच्छे तरीके से इस विषय को समझ पाएंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। इसलिए हम इस विषय को समझेंगे। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना है। ड्रामा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का तरीका है बाय एक्ट, मतलब अभिनय के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी भावनाएं, आप अगर हम बचपन की बातें करें तो हाँ, वहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि कोई भी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका ड्रामा कहलाता है। क्योंकि मैंने बोला कि हम बचपन से ड्रामेबाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसी ड्रामे को अगर हम रंगमंच पे देखेंगे या स्टेज पे देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ ड्रामा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं होगा। वहाँ पे बाकायदा एक स्टोरी चाहिए। किसी भी ड्रामे के लिए ना एक स्टोरी, उसकी आत्मा होती है, वो होना बहुत ज़रूरी है।
और स्टोरी में दम होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके के कोई भी स्टोरी उठाया हमने और रंगमंच में प्रस्तुत कर दिया, वैसा ड्रामा ना तो कोई देखेगा ना देखने जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। जैसे हमारे कई मूवीज़ हो जाते हैं क्योंकि उसमें अच्छी कहानियों का अभाव होता है। लेकिन अगर उसमें स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चीज़ें हिट ही होंगी, चाहे वो रंगमंच पे हो या मूवीज़ में हो, कहीं पे भी हो। और वही है कि जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, अभी हम जब बड़े हो गए हैं, हम तभी भी एक्टिंग करते हैं, और हमारा भी जब स्टोरी लाइन बहुत मजबूत होता है, हाँ लोगों को रियलिटी से वो मैच करता है, तब वो जाके लगता है कि हाँ ये सही बोल रही है, इसकी तबीयत सही में ख़राब है, या इसे वहाँ नहीं जाना है, ये चीज़ें इसकी पसंद की नहीं है तो इसे नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हम ये एक चीज़ तो जान गए कि ड्रामा क्या है। ड्रामा अभिनय के माध्यम से खुद को व्यक्त करना है, जिसमें कि स्टोरी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना और हमेशा याद रखना कि ड्रामा में एक स्टोरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी ही ड्रामा की आत्मा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्ट कर दें और हम चले आएँ तो वो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो हम ये जान गए कि स्टोरी होना ज़रूरी है। तो स्टोरी में क्या चीज़ें चाहिए? स्टोरी में क्या चीज़ें चाहिए? ऐसा भी तो नहीं है कि कुछ भी स्टोरी उठा लिया और सब कुछ सही है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब स्टोरी में क्या चाहिए? स्टोरी में भी कुछ चीज़ें चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके लिए बाकायदा एक लिस्ट बना के रखी है कि मैं ऐसा कुछ भी मैं छोड़ भी ना दूँ, ताकि ऐसा नहीं है मुझे आता है लेकिन अगर मैं आपको ही सही ढंग से नहीं बता पाई तो वो चीज़ें ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही नया विषय है। आप इसे इंटरेस्ट लेके अगर सुन भी रहे हो ना, तो कुछ जानने की इच्छा रख के कि हाँ इसे अगर सुनना है तो मैं कुछ नया जान पाऊँ। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग बहुत चीज़ें जानते हो, आपके इर्द गिर्द बहुत चीज़ें हैं जो आर्ट से रिलेट करती हैं, लेकिन आप उसे मैच ही नहीं कर पाते कि ये आर्ट थी, या आपका वो नज़रिया ही नहीं था। तो हम अपने नज़रिया को बदल रहे हैं, धीरे धीरे ही ये बदलाव होगा। और मेरे समझ से हमेशा कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे हो तो ही ठीक होती है। तो अब मैं बताती हूँ स्टोरी में आप लोगों को चाहिए क्या, स्टोरी में क्या क्या चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टोरी उठा लें और हम उसमें एक नाटक बना लें और उसे रंगमंच पे प्रस्तुत कर दें और वो हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि, और देखिए हिट हमें किस लिए चाहिए। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफल होना हमारी इच्छा होती है, हम चाहते हैं कि उस चीज़ में हम सफल हों, इसलिए हम उसमें हर वो एलिमेंट डालेंगे जो हमें हिट करता है, या जो चीज़ें उसके लिए अच्छी होती हैं तो हमें वो चीज़ डालनी है। तो आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर स्टोरी को लेते हो, ड्रामा क्रिएट करते हो, जब आप शिक्षक बन जाएंगे और अपने बच्चों से आप ड्रामा करवाना होगा आपको, तो आप किस तरीके के स्टोरी लेंगे, वो स्टोरी लाइन क्या होगी, वो किस तरीके की होगी कि बच्चे जब एक्ट करें रंगमंच के ऊपर में तो लोग उसे बस देखते रह जाएं और बोले कि वाह क्या नाटक था, या क्या ड्रामा था, या क्या एक्ट था। तो ये चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको भी, उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ इफ़ेक्ट हमें डालने पड़ेंगे। तो इस सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चीज़ें क्या क्या चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ कि कहानी के मुख्य तत्व क्या होते हैं, या कहानी में क्या क्या होना चाहिए जब कहानी अच्छी हो। सबसे पहले तो कथा वस्तु। कथा वस्तु मीन्स कि स्टोरी है क्या, स्टोरी में हम किस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, स्टोरी हमारी मेनली किस चीज़ पे चलेगी। अगर समाज को दिखाना चाहते हैं तो समाज में क्या दिखाना चाहते हैं। समाज बहुत बृहद है, समाज कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर हम समाज के किसी मुद्दे को ले रहे हैं तो देखो हम पूरे समाज को नहीं दिखाएंगे, अगर हम किसी मुद्दे को ले रहे हैं तो वो मुद्दा क्या है ये आप क्लियर रहें। सबसे पहले आपको इस चीज़ में क्लियर रहना पड़ेगा कि वो मुद्दा है क्या, और अगर मुद्दा क्लियर है मीन्स हमारा कथा वस्तु क्लियर है। हमारे स्टोरी लाइन में सबसे पहले चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, कथा वस्तु हमारी क्या है। अगर हम समाज में लिए तो किसी एक मुद्दा को ले लिए, दहेज प्रथा बहुत आम है, कॉमन है, इस चीज़ को दिखाया जाता है मंच पे, जिससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो मान लो दहेज प्रथा, तो वो हमारा हो गया कथा वस्तु। दूसरा आया चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण मीन्स
चरित्र चित्रण मीन्स हमारा जब कथा वस्तु तय हो गया कि हमने लिया ये दहेज प्रथा लिया है, समाज इससे क्यों पीड़ित है, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम कथा वस्तु ले लिया मैंने, तो चरित्र चित्रण करेंगे कि अब हमको दिखाना होगा कि दहेज प्रथा, इसका सीधा मतलब है कि कोई महिला होगी जो कि प्रताड़ित होगी दहेज लेने देने के कारण। तो अगर हम उस महिला को लिए हैं तो उस महिला का चरित्र चित्रण करना होगा हमें। हम दिखाएंगे कि वो पहले, अगर शुरू से दिखाना है तो हम दिखाएंगे पहले कि वो अनमैरिड थी, फिर उसकी शादी हुई, शादी में इतना दहेज दिया गया, अब वो ससुराल गई है अगर, तो ससुराल में उसे किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है कि आपने ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, या ये चीज़ें और चाहिए, आपके पिताजी ने ये नहीं दिया है, हमें स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, इस तरह की डिमांड होती है मेनली दहेज प्रथा में। और ये आपका सोच है कि आप उसे गांव के लेवल पे दिखाने वाले हैं या शहरी क्षेत्र वाला दहेज प्रथा दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम गांव के साइड वाले, अगर स्टोरी लाइन हमारा गांव का होगा तो हम साइकिल या ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल की डिमांड कर सकते हैं, यह दिखाया जा सकता है कि दहेज में ये चीज़ें मांगी जा रही हैं। लेकिन अगर हम वही शहरी क्षेत्र वाले में आ जाएंगे तो वहाँ पे ये साइकिल और मोटरसाइकिल, बाइक से काम नहीं चलेगा। वहाँ आपको बताना होगा कार चाहिए, एसी चाहिए, हमारे घर में कूलर चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। इसी चीज़ को कथा वस्तु कहते हैं कि दिमाग में सोच के रखो कि हमको कहाँ का क्या चीज़ दिखाना है, उसी के रिलेटेड चरित्र चित्रण किया जाता है। तो अगर हम महिला बनाए हैं तो अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है ससुराल में तो उसके सास बनाएंगे। अगर आप सास से प्रताड़ित करवाना चाहते हैं उसे, तो एक सास का रोल होगा, बाकायदा हस्बैंड होगा अगर ससुर हैं, और आप चाहते हैं कि ननद, तो ये चीज़ें जो है वो चरित्र चित्रण कहलाती हैं। और अगर वो महिला प्रताड़ित होती है तो उसका जो मायका है वो भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि मायके में कौन कौन रहने चाहिए, उसके पिता होने चाहिए, माँ होनी चाहिए, भाई होना चाहिए, भाभी होना चाहिए। ये आपकी सोच है कि आप उसके फैमिली को कितना बड़ा कर सकते हैं और किस तरीके से दिखाना है। तो दूसरा हो गया चरित्र चित्रण। समझ में आया? ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं और रिलेट करके, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, अब जब हमने कथा वस्तु ले लिया, हमने चरित्र चित्रण कर लिया कि इतने रोल हैं हमारे पास, इतने मेंबर हैं हमारे स्टोरी के अंदर में, अब संवाद क्या होगा, वो बोलेंगे कैसा। तो देखो ये चीज़ें तय हो जाती हैं तभी जब हम कथा वस्तु तय करते हैं कि वो चीज़ हमारी ये है, हमें ये दिखाना है, और ये गांव का होने वाला है या ये शहर का होने वाला है। और जैसे ही हम ये चीज़ें तय कर लेते हैं ना, हमारा संवाद वहीं से तय हो जाता है कि हम अगर गांव का दिखाने वाले हैं तो हम गांव की औरतें कैसे बोलती हैं, वहाँ के पुरुष कैसे बोलते हैं, वहाँ का बोलचाल कैसा है, और हम उसी संवाद को अपनी स्टोरी लाइन में डालेंगे। पर जबकि अगर हम शहर का लेते हैं ना, तो शहरी लोग गांव की तरह लोगों की तरह बातें नहीं करते हैं, उनका बोलने का ढंग अलग होता है। तो अगर हम शहरी लोगों का लेंगे तो हमारा संवाद शहरी तरीके का होगा। तो ये चीज़ें शुरू में ही तय हो जाती हैं, पर हमें ये चीज़ देखना पड़ता है। और हम ये देखेंगे, चूँकि हम एक नाटक कर रहे हैं, कोई लाइव शो नहीं चल रहा है हमारा कि इसने ऐसा कहा तो उसने रिएक्ट करके ऐसा कुछ कह दिया, नहीं, हम एक स्टोरी बना रहे हैं। तो बाकायदा संवाद अगर मेरा होगा, कुछ मैं अगर ये कहूँगी तो सामने वाला रिप्लाई ये करेगा, बाकायदा वो लिखित होता है। मीन्स वो लिख के ऑलरेडी जो लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं उन्हें वो दे दिया जाता है कि ये आपका संवाद है, आपको इतना ही बोलना है और इस व्यक्ति के बाद बोलना है। और अगर अभिनय करके बोलना है तो आपको रो के बोलना है, आपको हंस के बोलना है, आपको व्यंग करके बोलना है। ये चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं और उन्हें बताया जाता है कि आपको किसके बाद बोलना है या आपको किसके पहले बोलना है। ये चीज़ें उन्हें बाकायदा समझा दी जाती हैं ताकि उनसे वो कोई गलत ना हो, वो हड़बड़ा के कुछ गलती ना कर दें। इसी से ना रीटेक होता है। और चूँकि हम अगर रंगमंच पे बच्चों के द्वारा करा रहे हैं तो वहाँ रीटेक का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि रीटेक का ऑप्शन सिर्फ फिल्मों में होता है जहाँ पे एक सीन के लिए कई टेक लिए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर रंगमंच पे हम कोई काम करेंगे ना तो वहाँ पे टेक नहीं लिया जाएगा। अगर एक बार गलत हो गया तो मीन्स गलत हो गया, वो सही नहीं हो सकता है दोबारा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, हमें अच्छे से काम करना है इस पर। अब आता है अगला, देश काल और वातावरण। तो हमने शुरू ही में बता दिया, अगर हम गांव का लेंगे तो हमारा वातावरण गांव वाला होगा। हम वहाँ का इफ़ेक्ट दिखाएंगे कि ये गांव है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ अगर झोपड़ी है तो कैसी है, वहाँ का घर के अंदर का अगर हम दिखाना है हमें तो वो चीज़ कैसा है। और अगर बैठने वाला अगर बता रहे हैं कि लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो खटिया होगी, क्योंकि वहाँ पलंग तो चलते नहीं है, तो खटिया होगी, चारपाई होगी, बाकायदा साइकिल लगी होगी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और वही अगर हम शहर का लेके चल रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में दहेज प्रथा से क्या प्रॉब्लम है या क्या समस्याएं हैं, तो वहाँ पे हम खटिया नहीं लगा सकते, चारपाई का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शहर में पलंग चलता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होता है हमें, जो कि ड्रामा क्रिएट कर रहा है उसे ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती हैं कि अगर हमारे स्टोरी लाइन में क्या चीज़ है और हम अगर गांव का इफेक्ट दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें गांव वाली ही हो जो कि गांव में यूज़ होती हैं, वही हम चीज़ें यूज़ करें। और अगर हम शहर वाला दिखाना है हमें तो हम वो सारी शहर की चीज़ें यूज़ करें। हम इसी में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग क्या होता है, कुछ भी करो ना यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपको एक अच्छा ड्रामा क्रिएट करना है, ना कि नौटंकी करके चले आना है कि हमने टाइम पास किया, हमने बना दिया बस जैसा बना, ऐसा नहीं है। हमें जो भी करना है बेस्ट करना है, इसलिए आप ये चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो देश काल और वातावरण क्यों ज़रूरी है ये तो आप समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होंगी और अगर आप इसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो गलत होगा। अगला क्या है, अगला जब हम इतनी चीज़ें कर लिए, हमने अपना संवाद कर लिया, चरित्र चित्रण कर दिया, देश काल वातावरण सब कुछ देख लिया, अपना स्टोरी लाइन बना लिया, तो हम देखेंगे कि अगर हम ये चीज़ पेश करने वाले हैं बच्चों के थ्रू तो वो उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों यही प्रस्तुत करने वाले हैं, इसमें आपको क्लियर रहना होगा। क्यों हम यही प्रस्तुत करने वाले हैं। अगर हम दहेज प्रथा, जो कि हम मान रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम दहेज प्रथा को ही क्यों दिखाना चाहते हैं। क्या हम उसे अच्छा, वो अच्छा है इसलिए दिखाना चाहते हैं, उसकी अच्छाई दिखाना चाहते हैं, या वो गलत है, समाज के लिए गलत है, महिलाओं के लिए गलत है, फैमिली के लिए गलत है, हम ऐसा करके दिखाना चाहते हैं। हम उसका बुरा पक्ष दिखाना चाहते हैं कि हम उसका अच्छा पक्ष दिखाना चाहते हैं। ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब भी कोई नाटक शुरू होता है ना तो आपका उद्देश्य पहले क्लियर होना चाहिए कि ये अगर हम दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं, इसकी बुराइयाँ दिखाने के लिए या इसकी अच्छाइयाँ दिखाने के लिए, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उद्देश्य ये भी कहानी का एक मेन पार्ट है, ठीक है। अगला आया शैली। हमने पहले ही कहा कि शैली कैसी होनी चाहिए, अगर गांव की है तो वो कैसी होगी, शहर की है तो वो कैसी होगी। शैली चेंज होती है क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हर थोड़ी दूर में लैंग्वेज चेंज हो जाता है। गांव का दिखाएंगे तो हमारी शैली सारी चीज़ वहाँ की, क्योंकि वहाँ का रहन सहन भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि शहर में जैसे लोग रहते हैं गाँव में भी लोग वैसे ही रहते हैं, वो एकदम अलग है। वहाँ का रहन सहन कुछ और होता है, शहर का रहन सहन कुछ और होता है। तो अगर हम नाटक प्रस्तुत करेंगे तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि हमें कुछ रियल भी दिखाना है ना, कुछ रियलिटीज़ के वो मैच करे। ऐसा नहीं है कि एकदम से अलग है, हम कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रंगमंच है और लोग रिलेट करता है ना। पीछे वाले लोग जो कि नाटक देखने आए हैं वो उससे रिलेट कैसे करेंगे अगर हम वो सही तरीके से एकदम यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमने देखा कि ड्रामा में स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और एक स्टोरी में क्या क्या चाहिए हमने ये भी देख लिया। तो अब ड्रामा क्या है ये जान लिया। अब हमने ये जान लिया कि उसमें एक स्टोरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा के लिए स्टोरी उसकी आत्मा है। तो अब स्टोरी कैसी होनी चाहिए हमने ये देख लिया कि एक उद्देश्यपूर्ण स्टोरी होनी चाहिए जिसका अर्थ निकले, जिसे देखने के बाद लोग कुछ समझ सकें। अब बताओ टाइप्स ऑफ ड्रामा। आपको तो ये समझ में आ रहा होगा ड्रामा के बारे में हमने बताया, लेकिन अब ड्रामा भी तो कई तरीके के होते होंगे, ऐसा थोड़ी है। मैंने शुरुआत
में ही बताया था आपको कि ड्रामा भी बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरीके का ही है। या अभी हमने जो उदाहरण दिया कि दहेज प्रथा वाला उद्देश्यपूर्ण ड्रामा, ऐसा नहीं है कि हर ड्रामा उद्देश्यपूर्ण भी होता है। आपने कॉमेडी शोज़ भी देखे होंगे, कॉमेडी फिल्म भी देखी होगी, कॉमेडी सीरियल्स भी देखे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्देश्यपूर्ण होता है, बहुत गंभीर विषय को लेके हम बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। नहीं, हम बहुत हल्के फुल्के विषय को भी लेते हैं अपने ड्रामा में। तो अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ ड्रामा के कितने प्रकार होते हैं। तो अब आप बताओ कि ड्रामा के कितने प्रकार होते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है? आप इतनी मूवीज़ देखते हो, आप ये देखते हो, वो देखते हो, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कितने प्रकार के होते हैं। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ मैम, कॉमेडी होता है, ट्रेजिडी होता है, फिर थ्रिलर मूवीज़ होते हैं, फिर ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में। अच्छा, अगर नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं, ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हुआ लेट्स प्रिटेंड। ये क्या हुआ? ये नाम सुन के समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो सकता है भाई, ऐसा ड्रामा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेट्स प्रिटेंड ऐसा ड्रामा कहते हैं जब आप अगर क्लास ले रहे हो बच्चों से, अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो या फिर मान लो सिविक्स पढ़ा रहे हैं और आप नैतिक शिक्षा या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए, और किसी बच्चे को उठाया आपने और बोला कि तुम ये करके बताओ। तो ये अगर स्वामी विवेकानंद की जीवनी हम पढ़ रहे हैं और हमने मुझसे पढ़ा दिया बाकायदा पूरी अच्छी तरीके से कि स्वामी विवेकानंद कैसे थे, उन्होंने ऐसा किया, और हो सकता है कि उनके लाइफ से जुड़ा हुआ कोई घटना भी आपने बताया कि विवेकानंद जब छोटे थे तो ऐसा करते थे। अब अचानक से आपने उसी बच्चे को उठाया और बोला कि बच्चे ये करके दिखाओ तो विवेकानंद जब छोटे थे, तो अगर उनसे ये पूछा जाता तो बताओ वो कैसे बोलते थे, कैसे करके बताते थे, वो कैसे करते थे। तो वो बच्चा बस अपने बेंच से उठेगा और वो कुछ ही सेकेंड्स में बस वो आएगा आपके सामने और वो एक्ट करने लगेगा। मतलब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि हम कुछ प्रिपेयर करें, कुछ तैयार हो इस विषय को लेकर, या हम कैसे करेंगे ऐसा कुछ सोच रखे, 5 मिनट ले, 10 मिनट ले, 15 मिनट ले, जितना भी हो सके टाइम ले। वो बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, वो सिर्फ आपकी बातें सुना, उठा और आके एक्ट कर दिया। उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और वो फटाफट एक्ट कर दिया। तो ऐसा जो एक्ट होता है ना, जिसमें बिल्कुल भी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता है, उस एक्ट को बोलते हैं लेट्स प्रिटेंड। समझ में आया? ऐसा हम करवाते हैं बच्चों से कभी कभी कि बच्चे ये करके दिखाना, बस उन्हें टाइम भी नहीं देते हम, बस ये करके दिखाना और वो झटपट वही करके दिखाते हैं। तो आपको समझ में आया सबसे पहला क्या हुआ? लेट्स प्रिटेंड। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा है रोल प्ले। रोल प्ले, ऐसा तो नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा रोल प्ले मीन्स किसी का रोल प्ले करना है। कई चीज़ें हम इतने बड़े हैं कि हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं, कई चीज़ें बोलने पर भी हम समझ जाते हैं कि उसका मीनिंग क्या होने वाला है, भले उसके अंदर में क्या है, वो डिटेल में कैसे जाता है, ये चीज़ हम नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो रोल प्ले सुन के ही आपको लग रहा होगा कि हाँ, रोल प्ले मतलब किसी का रोल प्ले करना है। बिल्कुल सही है। रोल प्ले में क्या करना है? पक्का बात है, आपने जो सोचा बिल्कुल सही है, रोल प्ले करना है, किसी का रोल प्ले करना है। तो ये वही हो गया, जैसे अभी हम वो ड्रामा कर रहे थे दहेज प्रथा पे, तो वो हमारा स्क्रिप्टेड ड्रामा था। मतलब बाकायदा हमने लिख के रखा था कि शैली ऐसी होगी, संवाद ऐसी होगी, इसकी संवाद ऐसी होगी, इसकी संवाद ऐसी होगी। ठीक है, तो ये सब जब हमने क्लियर करके रखा है, तो इसमें अगर हम किसी एक बच्चे को रोल देते हैं इन सेंस कोई बच्ची है हमारी, उसे बोलते हैं बेटा तुम उस लड़की का किरदार निभाओगी जो कि प्रताड़ित है दहेज से, मान लीजिए ऐसा कुछ हमने दिया, तो हम स्क्रिप्टेड ड्रामा में उसे रोल देते हैं कि बच्चे तुमको ये करना है, तुम अपना यही देखना, आपको ससुर का भूमिका निभाना है, आप सास बनेंगी, आप इसके हस्बैंड का रोल निभाओगे। तो वो स्क्रिप्टेड प्ले में हम उसे रोल दे देते हैं, बाकायदा बांट देते हैं, और वो चीज़ वही करता है। जब वो नाटक शुरू होता है तो वो अपना अपना रोल प्ले करता है, वो किसी दूसरे के रोल से उसको लेना देना नहीं होता है, उसे उस वक्त वही फील करना होता है कि हाँ मैं यही हूँ
और मेरे संवाद यही हैं। और वो फीलिंग भी अपने एक्सप्रेशन से लाना पड़ता है कि हाँ मैं दुखी हूँ या मैं एंग्री हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ें वो खुद दिखाता है। तो ये हुआ रोल प्ले। और अगर साधारण आप अभी रामायण चल रहा है, आपको पता है कि लॉकडाउन में रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सीरियल्स जो कि काफ़ी पसंद भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह के रोल उसमें देखो कि राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, सीता माता होती हैं हमारी। तो ये बाकायदा जो एक्ट है ना, ये जो बाकायदा सीरियल है ना, इसमें रोल प्ले ही है। राम की जो भूमिका निभा रहे हैं वो उनको स्क्रिप्टेड ड्रामा में एक रोल दिया गया है राम का, और वो उसे प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं। तो अब समझ में आया रोल प्ले क्या होता है? जी बिल्कुल, रोल प्ले यही होता है जो आप समझ रहे हो। तब आइए आगे आते हैं, अगला कौन सा होगा? हम देखो इनके क्रम में चल रहे हैं, हम एक एक चीज़ों को हमने क्लियर किया है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो अगला कौन सा होता है? माइम। ये माइम क्या है? आप सोचिए कि माइम क्या है। देखो माइम होता है कि इसमें कोई संवाद नहीं होता। इसमें हम स्क्रिप्टेड प्ले में कोई संवाद नहीं लिखते कि आपका ये है, आप स्टेज पे जाओगे, आप जब परफॉर्म करोगे तो आपको ये बोलना है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं होता। इसमें जो भी एक्टिंग होती है ना, वो फेशियल एक्सप्रेशन से होती है। ये हम आपको फेशियल एक्सप्रेशन से बताएंगे कि हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संवाद से ही समझ जाते हैं या समझते हैं या समझने की क्षमता रखते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन से भी काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। आपने देखा होगा मिस्टर बीन जो एक सीरियल आता है, उसमें देखो कि कोई भी संवाद नहीं होता है और वो व्यक्ति इतना हंसाता है, वो जो भी करता है हम उसे समझते हैं और हमें बहुत ही हंसी भी आती है। तो ऐसा जो रोल होता है ना, जिसमें कि कोई भी संवाद नहीं होता है और वो सारा एक्ट अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझाते हैं, उसे माइम कहते हैं। तो ऐसा शोज भी होता है। आप इसका उदाहरण मिस्टर बीन लीजिए, और अगर आपने नहीं देखा होगा माइम ड्रामा क्या होता है या माइम शोज कैसे होते हैं, तो आप मिस्टर बीन देखना ज़रूर। अब देखते आगे क्या होता है। हाँ, अगला क्या है? अगला है मास्क ड्रामा। मास्क ड्रामा, ये नाम सुन के लग रहा होगा आपका, मास्क ड्रामा, मास्क लगाते हैं ना। आपने देखा होगा प्रॉप की तरह लोग यूज़ करते हैं मास्क को। अगर डांस शोज, अगर आप कोई एक्ट वगैरह देखते हैं जिसमें मास्क लगा के ही एक्ट होता है, मतलब हम वो चीज़ बने हैं, हम उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, हमने अपने चेहरे को कवर करके रखा है मास्क से। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जब एक्ट करते हैं रंगमंच पे तो उन्हें शेर बना दिया जाता है। वो शेर थोड़ी है, हमारे छोटे बच्चे क्या शेर हैं? नहीं है, पर उन्हें शेर का मास्क पहनाया जाता है। कोई पेड़ बनता है तो वो पूरा प्रॉपर पेड़ की तरह के बन के आता है स्टेज पे। कोई फल बनता है, खाने वाला फल, ऐसा थोड़ी कि हमारे बच्चे फल हैं या ऐसा कुछ है, पर उन्हें मास्क पहनाया जाता है और उसे कहते हैं हम मास्क ड्रामा। किसी ड्रामा को क्रिएट करते हैं जब हम, तो किसी बच्चे को हम कोई जानवर बनाते हैं, किसी को कोई पक्षी बनाते हैं, किसी को कोई पेड़ बनाते हैं, कोई अगर खाने पीने की वस्तु बनता है तो बाकायदा उसे वो ड्रेस पहनाई जाती है और वो उसी तरीके से एक्ट करता है कि मैं यही हूँ। तो वो होता है मास्क ड्रामा, उसे कहते हैं हम मास्क ड्रामा। आपने देखा होगा ये छोटे बच्चे ज़्यादातर करते हैं, ये चीज़ें होती हैं उनके साथ में। तो अगला क्या है? मास्क ड्रामा भी हो गया। अब आते हैं अगले पे। अगला है पपेट प्ले। पपेट प्ले नाम सुन के ही लग रहा होगा पपेट। पपेट मीन्स कठपुतली। कठपुतली देखा होगा आपने, बहुत ही कॉमन है। कठपुतली डांस बहुत फेमस होता है। कठपुतली से लोग एक स्टोरी प्ले करते हैं, आपने देखा होगा। तो पपेट प्ले ये चीज़ें राजस्थान साइड में या हमारे इधर भी होता है, उड़ीसा साइड में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं एक स्टोरी लेके। इसमें भी मेन स्टोरी है, हर एक ड्रामा में मेन आत्मा उसकी स्टोरी है।
एक स्टोरी ले लेते हैं, और राजस्थान जनरली ज़्यादातर राजस्थानी होता है ये चीज़ें। राजस्थान में एक स्टोरी लेते हैं, कोई राजा रानी की कहानी ले लिए या कोई किसी एक विषय को उठा लिया, वहाँ पे विषय भी उठाया जाता है इस तरह के ड्रामे में, और उसे दिखाया जाता है पपेट के थ्रू। वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बनता है ड्रामे में, जैसे हाँ आप होंगे, मैं होंगी, तब हम ड्रामा करेंगे, मैं इस तरह की भूमिका निभाऊंगी, आप उस तरीके की भूमिका निभाएंगे, ऐसा करके नहीं। वो पपेट को ही भूमिका देते हैं, रोल देते हैं कि ये है राजा, ये है रानी। और बाकायदा पपेट में भी डिफरेंस होता है, जो पपेट होता है ना वो देखने में भी डिफरेंस होता है। अगर राजा है तो वो राजा की तरह दिखेंगे, क्योंकि पपेट जो होता है ना उसका चेहरा होता है वो लकड़ी का होता है, लकड़ी का होता है, पूरा शरीर होता है वो कपड़े का बना होता है। तो जब हम राजा का बनाते हैं ना पपेट बनाया भी जाता है, तो पपेट जब बनता है ना तो वो लकड़ी का जो फेस होता है ना उसमें पुरुष का डिज़ाइन बनाया जाता है, मीन्स वो राजा की तरह दिखे, उसका चेहरा हो, उसकी मूछें होती हैं, और उसके जो कपड़े होते हैं वो राजा की तरह होते हैं, मीन्स पुरुष वाले कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि राजा पहना करते थे। और जो रानी होती हैं वो बाकायदा स्त्री की तरह दिखती हैं, उनका चेहरा होता है स्त्री की तरह, उनके पोशाक पे ध्यान दिया जाता है कि वो महारानी की तरह दिखाई दे। और उसमें भी एक स्टोरी लेते हैं, और उसे पपेट ऐसे ही नहीं नाचता कि वो खुद ही नाच रहा है, वो उसमें चाबी भर दिए और वो चलने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे रस्सी के माध्यम से हाथों से नचाया जाता है। वो पपेट चलते हैं जब हम अपनी उंगलियां हिलाते हैं, और जब भी उसे चलाया जाता है ना तो वो हमारा उसका जो स्टेज बनता है वो इतना ही स्टेज बनता है कि हमारे पपेट के लेवल का हो, मतलब हम पपेट को ही मेन ड्रामा का कलाकार मानते हैं, और उसी के लंबाई के अनुसार हमारा जो उसका स्टेज बनता है। और वो जो हाथ से नचा रहा होता है ना पपेट को, वो उसके पीछे होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, वो अंदर रहता है और सारी प्रस्तुति आगे होती है। तो ये होते हैं पपेट शो। तो पपेट शो अब आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि पपेट शो होता क्या है। पपेट शो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और जब चलचित्र का ज़माना नहीं था, मूवीज़ नहीं थे, थिएटर वगैरह नहीं था, तो लोग पपेट शो बहुत ही मन से दिखते थे। अब बहुत रेयर हो गया है, अब ये चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये फिल्में हमारी पूरा जगह ले लिया है इन्होंने, बाकी चीज़ों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन ऐसा अभी भी होता है, अगर आप जाएंगे राजस्थान वगैरह, अगर घूमने कभी गए तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमें ऐसा अपना पुराना कल्चर से रिलेट कराती हैं, लगता है कि हाँ हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, या आज भी एक पुरानापन अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये होता है पपेट प्ले। अगला क्या हुआ, इस जो मैं अगला बताने वाली हूँ ना, इसके बारे में मैंने बातें पिछले सेशन में भी की थी। पोइट्री, परफॉर्मेंस पोइट्री, जिसमें परफॉर्म किया जाता है, ऐसी पोइट्री मीन्स समझ रहे हो आप, पोइट्री मीन्स कविता, और परफॉर्म करना मतलब बाकायदा उसमें एक्ट करना। तो परफॉर्मेंस पोइट्री ये भी आपने देखा होगा, ये छोटे बच्चे ज़्यादातर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं परफॉर्मेंस पोइट्री नहीं करते हैं, क्योंकि उनका लेवल हाई होता है। देखो चीज़ें उम्र के साथ घटती बढ़ती रहती हैं, उम्र के साथ ही कई चीज़ें अच्छी लगती हैं और कई चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो ये छोटे बच्चे परफॉर्मेंस पोइट्री ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पोइट्री वगैरह पढ़नी होती है, पोइम्स पढ़ने होते हैं, तो वो पोइम्स अगर वो याद करते हैं, वो याद कर लेते हैं, तो उसमें उनकी मैम उन्हें एक्ट करना सिखाती है, परफॉर्म करना सिखाती है कि वो परफॉर्म कैसे होगा। और बहुत जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कितने छोटे हैं, 4 साल के, 5 साल के, आजकल तो बहुत छोटी उम्र में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो उन बच्चों का जो स्टेज शो होता है ना, तो वो ज़्यादातर परफॉर्मेंस पोइट्री ही होता है, क्योंकि उन्हें अभी उतनी समझ नहीं होती है कि किसी एक ड्रामा में किसी एक स्टोरी को याद करके अपने रोल को याद करना, अपने संवाद को याद करना, ये चीज़ें उनके लिए बहुत भारी है। और वो अपने पोइट्री में, अपने राइम्स में, ये चीज़ों में वो एक्ट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और वो इंजॉय भी उतना ही करते हैं। तो ये हुआ परफॉर्मेंस पोइट्री। ठीक है,
अब आते हैं रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामा सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रेडियो ड्रामा भी होता है, मतलब रेडियो पे ड्रामा कैसे होता है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, हम सुन तो सकते हैं ना। हमारा सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा है ना कि कई बार हम सुन के ही कई चीज़ें देखने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा रेडियो ड्रामा इस तरीके से क्रिएट किया जाता है ना कि उसे सुनने के बाद लगता है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि उस तरह से वो ड्रामा क्रिएट किया जाता है। क्योंकि उसमें स्टोरी होती है, संवाद होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं, रोल प्ले होता है, उनमें वो लोग रोल कर रहे होते हैं, और बाकायदा अगर चीज़ों का आवाज़ आना है ना तो वो इफ़ेक्ट भी डालते हैं। मान लो अगर गेट का दिखाना है कि उसने गेट बंद किया, उसने गेट ज़ोर से बंद किया, तो वो आवाज़ भी होता है उसमें, वो आवाज़ भी सुनाई देता। मतलब इतने अच्छे तरीके से वो ड्रामा बनाया जाता है ना कि उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम उसे देख रहे हैं। तो आप बताओ कि रेडियो ड्रामा आपने कभी सुना है? विविध भारती अगर कभी सुनते होगे तो आप हवा महल, इस तरह का प्रोग्राम आया करता था जिसमें स्टोरीज सुनाई जाती थी, तो वो रेडियो ड्रामा ही था। हवा महल में स्टोरीज सुनाई जाती थी जो कि रेडियो ड्रामा था। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप सुन सकते हैं, अभी भी शायद होता है। मीन्स आजकल के टाइम में क्या हो रहा है मैं ये भी नहीं जान रही हूँ, क्योंकि रेडियो सुनना कोई दिन से छूटा हुआ है। लेकिन मैं जब छोटी थी ना तो मैं ये चीज़ें बहुत सुनती थी और बहुत अच्छी भी लगती थी मुझे। तो अब हम आगे आते हैं। हमने ड्रामा के कई टाइप्स देखे, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ड्रामा का टाइप्स ख़त्म हो गया या आपने सारे ड्रामा के टाइप सीख लिए हैं या जान लिए हैं या सुन लिए हैं मेरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी और चीज़ें बची हैं। देखो आर्ट को क्या है ना, आर्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आर्ट क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि इतना मुझे आ गया ना तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ या मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं आज तक नहीं कह सकती, अभी प्रेजेंट में अभी भी नहीं कह सकती कि मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। नहीं आती मुझे सब कुछ। मैं हर दिन सीखती हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। पता है आपको, मैं हर एक छोटी चीज़ों से भी सीखती हूँ। और मुझे पता नहीं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पढ़ाने का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे मैं जो समझी हूँ ना, मुझे वो समझाने का अनुभव बहुत अच्छे से है। मैं वो चीज़ें आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि मैंने उसे समझा है, मैंने उसे जिया है। अगर एक आर्टिस्ट से पूछो ना तो वो आर्ट कहीं सीखता नहीं है, वो बाय बर्थ होते हैं उसमें। वो हमारा ये पैदाइशी गुण है, और मैं ये चीज़ें आप तक देना चाहती हूँ। मैं आपसे इतनी अच्छी तरीके से बातें कर पा रही हूँ इसलिए ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ दूँ। मेरे पास अगर इतना कुछ है तो मैं आपको भी कुछ दे पाऊँ, और आपको मेरे से कुछ अगर मिल पाता है जिसका लाभ आप अपने कैरियर में उठा पाते हो, जब आप शिक्षक बनोगे, तो मुझे इससे बड़ी खुशी और नहीं मिल सकती कि ये मेरी योगदान है। मतलब मैं हेल्प कर रही हूँ आपका, और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि ड्रामा के टाइप्स और क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ड्रामा के टाइप्स सिर्फ इतने नहीं हैं, ड्रामा के और भी टाइप्स हैं। अब आप सोच के देखो कि इतना कुछ तो बताइए मैम, लेकिन और भी क्या है ड्रामा? आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, आगे शायद आपको पता चले कि और क्या है ड्रामा। नहीं आता है, मुझे पता है आपको नहीं आता है, क्योंकि कई चीज़ें जानने के बाद ही पता चलती हैं। आपको मैं बताती हूँ। अब आइए रियलिस्टिक ड्रामा। रियलिस्टिक ड्रामा क्या है? रियलिस्टिक का अगर हिंदी में इसका मीनिंग जाने तो यथार्थवाद, मतलब जो एकदम प्रेजेंट में है, एकदम सही, शायद इसे यथार्थवाद ही कहते हैं, रियलिस्टिक ड्रामा। तो देखिए, हमने बहुत सारा रंगमंच का बात किया कि रंगमंच पे ऐसे होते हैं, बच्चों से हम ऐसे एक्ट करा सकते हैं तुरंत में, बच्चों को हम रोल प्ले देके उससे ऐसे एक्ट करा सकते हैं, छोटे बच्चों से हम परफॉर्मेंस पोइट्री करवा सकते हैं। हमने अभी तक बच्चों की बातें की, लेकिन आपको
ये भी मन में आ रहा होगा कि फ़िल्मों का क्या योगदान है। क्या फ़िल्म कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए? क्या फ़िल्मों से समाज कुछ नहीं सीखता? क्या फ़िल्में हमें प्रोत्साहित नहीं करती कुछ करने को, या कुछ अच्छा नहीं सिखाती, या फ़िल्मों से भी कुछ निगेटिविटी नहीं आती? ऐसा तो नहीं है। फ़िल्में भी बहुत अहम रोल निभाती है हमारे जीवन में। तो ये फ़िल्में, अब हम जब रियलिस्टिक ड्रामा में आए, यथार्थवादी ड्रामा, यथार्थवादी नाटक, तो अब हम फ़िल्मों की बातें करेंगे थोड़ी कि ये फ़िल्में कैसे होता है। अब आप देखिए कि रियलिस्टिक फ़िल्म, देखिए रियलिस्टिक फ़िल्म वो फ़िल्म होता है जिसमें एकदम रियल दिखाया जाता है। मतलब एक घटना जो घट गई है उसको बहुत ही रियलिटी से दिखाते हैं। उसमें कोई भी चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता है ऊपर से कि इसको थोड़ा मसालेदार मूवी बनाते हैं, थोड़ा ये भी डाल दो, थोड़ा वो भी डाल दो, थोड़ा सॉन्ग्स डाल दो, थोड़े लव सीन्स डालते हैं, थोड़ा रोमांच डालिए, थोड़ा मारपीट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। जितनी स्टोरी की मांग है सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है, उसे कहते हैं रियलिस्टिक ड्रामा। तो आपने देखा होगा, कई मूवीज़ देखे होंगे, तो मैं कुछ नाम लेती हूँ। जैसे अभी हमने देखा है, अभी जो मूवी बहुत हिट चल रहा, उरी मूवी देखा आपने? और एक ये मूवी है हमारा राजी, आलिया भट्ट का। तो ये दो पिक्चर्स मैंने उदाहरण के तौर पे आपको दिया है कि आप कुछ समझ सको कि रियलिस्टिक ड्रामा आखिर बोलते किसको है। तो ये दो मूवी है ना, ये रियलिस्टिक मूवीज़ हैं, ये रियलिस्टिक ड्रामा पे बेस्ड है। यहाँ पे जो भी चीज़ दिखाया है वही दिखाया गया है जो कि रियल में हुआ है। आपने अगर उरी देखा होगा तो वो भी हमारा जो अटैक हुआ था, उस सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस पे बेस्ड है ये मूवी। तो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब वहाँ पे जितनी चीज़ें हुई थी बस उतनी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाया जाता है। बेवजह के सॉन्ग्स नहीं है, बेवजह के हीरो हीरोइन का साथ में नाचना गाना नहीं है, बेवजह के लड़ाई झगड़े नहीं है। इसमें सिर्फ वही दिखाया गया है कि जो रियल में हुआ था। वही राजीव मूवी में भी है, उतना ही चीज़ दिखाया गया है जितना कि हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि रियलिस्टिक ड्रामा किसे कहते हैं। और अब आप मूवी भी शायद देखोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि कौन सा मूवी कैसा है, इसे कहते क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रियलिस्टिक हुआ तो नॉन रियलिस्टिक क्या हुआ? अगर कुछ यथार्थवादी है तो कुछ गैर यथार्थवादी भी चीज़ें होंगी, ऐसा तो पक्का बात है। अब नॉन रियलिस्टिक ड्रामा क्या हुआ? रियलिस्टिक ड्रामा समझ गए कि उसमें सारी चीज़ें वो दिखाई जाती हैं जो कि रियल में हुआ होता है। तो नॉन रियलिस्टिक ड्रामा क्या हुआ? तो सीधा मतलब है उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है। बिल्कुल लगता है आपको? सोचो कि नॉन रियलिस्टिक ड्रामा क्या है। नॉन रियलिस्टिक ड्रामा होता है ऐसा जिसमें कुछ भी रियल नहीं होता है, वो सब हमारी इमेजिनेशन पे चलती है। उसमें हम वो चीज़ें डालते हैं जो कि हम इमेजिनेशन में रखते हैं, जो कि हम सोच सकते हैं। अगर आपने देखा होगा हैरी पॉटर मूवी की सारी सीरीज़ ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि हर बच्चा ये चीज़ देखता है। वो मूवी ही इतनी अच्छी है कि मन करता है कि देखा जाए। तो हैरी पॉटर जो भी मूवी है उसका जो सारा सीरीज़ है ना, अगर नहीं देखा हो आपने तो ज़रूर देखिएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोल दूं और आप देख ना पाएँ, क्योंकि हर चीज़ हमारी पहुंच में है। क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारी पहुंच में है। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो हैरी पॉटर का सारा पिक्चर देखो। वो नॉन रियलिस्टिक ड्रामा है, उसमें जितनी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत ही इमेजिनरी हैं, वो चीज़ें रियल में नहीं होती। वैसा जादूगर, ऐसा स्कूल, ऐसे दोस्त, ऐसा दुश्मन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इमेजिनरी हैं, वो सब सोच में होती हैं हमारे, और वो सारी मूवी में हैं। लेकिन आप जब मूवी देखोगे ना, आपको बहुत मज़ा, आपको नॉन रियलिस्टिक ड्रामा देखने में भी बहुत मज़ा आता है। कई बार हमें वो चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आती हैं जो कि बिल्कुल रियल नहीं है, और ऐसा शायद हम कर पाते। तो ये ऐसा ही है, आप ज़रूर देखना अगर आपको नहीं पता है। और अब आप समझ पाओगे कि नॉन रियलिस्टिक ड्रामा किसे कहते हैं। इस मूवी को देखने के बाद तो पूरे तरीके से समझ जाओगे, और इतना समझ जाओगे कि किसी को समझा भी पाएँ। ठीक है,
अब आया मेलोड्रामा। आपने बहुत बार नाम सुना होगा मेलोड्रामा। ये मूवी है यार, मेलोड्रामा था। क्या है मेलोड्रामा? बहुत नाम सुनते हैं हम मेलोड्रामा का, लेकिन मेलोड्रामा क्या है नहीं पता है। अब आपको मूवी बताती हूँ मेलोड्रामा में क्या कैसी मूवीज़ आती हैं। आपने देखी है दबंग 3? आपने देखा है ये एक मूवी था दिल जले, दिल जले, दिल वाले, ये दिल वाले जो ये शाहरुख खान की मूवी है, दिल वाले न्यू वाली, शाहरुख खान का जोल। अगर आप देखें, आप दबंग 3 देखें सलमान खान की, ये सारे मेलोड्रामा है। अब आप बताओ ये मेलोड्रामा कैसे हुए? आप पूछ सकते हो मेरे से कि हाँ मैडम मैंने मूवी देखी है, मैंने इसका सारा स्टोरी देखा है, मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद है, मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, या मैं फ़ैन हूँ शाहरुख खान की फ़ैन हूँ, मैंने ये सारे पिक्चर देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेलोड्रामा कैसे है? आखिर तो ड्रामा है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेलोड्रामा कैसे है? तो देखो मेलोड्रामा में क्या होता है ना कि मेलोड्रामा में ऐसे ड्रामा को मेलोड्रामा कहते हैं जिसमें कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्रकट करता है। उसके साथ ना जो लोग जब मूवी देख रहे होते हैं तो सहानुभूति उसके साथ बनती है। मतलब हम अगर अच्छी से जैसे आप अगर हम दिल वाले की बात करते हैं, वो जो शाहरुख खान वाली मूवी थी उसमें अच्छा ही क्या था, जब शाहरुख खान वरुण धवन दोनों भाई थे तो वो उसका जो भाई है वरुण धवन शाहरुख खान को बहुत ही अच्छा माना करता था, तो उससे हम लोगों को सहानुभूति होती थी कि हाँ ये बहुत अच्छा है। जब जैसे ही लेकिन काजोल वाला आया और हम उसका नेगेटिव पक्ष देखने लगे और काजोल उससे हेट करती थी कि शाहरुख खान से मुझे हेट है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, बात नहीं करूँगी, या दूरी बना रखा था जो, तो वो कितना घृणा लाया था। मतलब एक ही मूवी में सहानुभूति भी दिखाई गई और हेट भी दिखाया गया, तो ये दोनों चीज़ों का मैच था। तो इस ऐसी जो मैचिंग वाली मूवीज़ होती हैं उसे मेलोड्रामा कहते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें दिखाई जाती, अच्छाई के साथ में सहानुभूति दिखाई जाती है, और अगर कुछ बुराई हो तो उसे घृणा की नज़र से या दृष्टि से दिखाई जाती है। तो ऐसे ड्रामा को मेलोड्रामा कहते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि इस तरह की मूवीज़ कैसी मूवीज़ होती है, या इस तरह की मूवी अगर आप देखेंगे तो आप ये बता पाएंगे कि हाँ ये मेलोड्रामा है। या कोई अचानक से बात कर देगा कि मेलोड्रामा मूवी ऐसी होती है या कैसी होती है, तो आप उसे बता पाएंगे नहीं मेलोड्रामा ऐसा नहीं होता है, ये मूवी मेलोड्रामा था और ये मूवी मेलोड्रामा नहीं है। तो आपको ये थोड़ा नॉलेज भी हुआ। अब एक मेन चीज़ छूट रहा है, बहुत मेन चीज़ छूट रहा है। अगर आपने सारे ड्रामा की बातें कर ली हैं, हमने सारे ड्रामा के बारे में बातें कर ली हैं, फिर भी एक चीज़ है जो कि अभी भी रह रहा है और वो बहुत ही फेमस है। दिमाग में नहीं आ रहा ना? जबकि सबसे पहले आना चाहिए आपके पास, ये क्वेश्चन सबसे पहले होना चाहिए कि मैम इतनी चीज़ें आपने बता रखी हैं, आप इतना फेमस कैसे छोड़ रहे हो, जो कि हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसे हमें आपसे सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे पहले से जानते हैं। सोचो, नुक्कड़ नाटक। तो ये है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के बारे में आपको मेरे से सुनने की ज़रूरत नहीं थी, आप मेरे बताने से पहले से ही ये चीज़ें जानते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आप कॉलेज में हो तो बाकायदा आप ग्रेजुएशन के बाद ही आए होगे बीएड करने के लिए, ये तो पक्की बात है। तो ग्रेजुएशन तक ही आपने कई बार नुक्कड़ नाटक किया होगा। हम बचपन से लेकर आज तक कई बार नुक्कड़ नाटक करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए हैं या देखे ही नहीं हैं। अगर कुछ लोगों ने नहीं किया होगा तो उन्होंने देखा ज़रूर होगा कि नुक्कड़ नाटक होता कैसे है, इसे किया कैसे जाता है और क्यों किया जाता है। नुक्कड़ नाटक क्यों किया जाता है? अगर हम ये बोले तो आप तो ये जानते हो कि उसमें कोई मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है, किसी चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए हम नुक्कड़ नाटक करते हैं। उसका विषय ही इतना ज्वलंत लिया जाता है कि लोग देखकर ही समझें, और वो इतना लाउड होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, बहुत ही
मतलब माइल्डली होता है वो शो बहुत ही लाउड होता है, उसके बोल बहुत लाउड होते हैं, उसे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही लाउड होता है, क्योंकि वो लोगों तक वो चेतना पहुंचाना चाहते हैं। जो एक विषय को वो लेकर आए हैं, वो चाहते हैं कि उस विषय के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसीलिए वो इतना लाउड होता है। और बाकायदा वो एक्ट करते हैं, और वो जो भी बातें बोलते हैं वो बहुत ही लयबद्ध तरीके से बोलते हैं, या बोल सकते हैं ये गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो आपने ये शुरू में नहीं सोचा कि मैडम ऐसा क्यों छोड़ रही हैं, या नुक्कड़ नाटक ही छोड़ दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसे सबसे लास्ट में बोलना इसलिए चाहती थी कि ये चीज़ आप जानते हो, आपको ऐसा लगी। और मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ ड्रामा बताया है ना, मैं एकदम गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप ये सारे ड्रामा से रिलेट करते हो, मीन्स आप ये सारे ड्रामा को जानते हो, लेकिन आज तक इसका बाकायदा नाम नहीं जाना था। आप ये नाम नहीं जानते थे कि इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, क्योंकि आज के युवा हैं आप, और आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आपको थिएटर जाना पसंद है, आप नाटक देखते हैं, आप हर वो चीज़ें देखते हैं जो कि अच्छी होती हैं, या लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ तक कि आजकल के युवाओं में फेमस है स्टैंड अप कॉमेडी। अगर मैं ये कहूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत फेमस है तो ये कोई गलत नहीं है, ये मैं भी देखती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो वो भी एक कॉमेडी ही है, वो बाकायदा एक स्टोरी तैयार किया जाता है, कथा वस्तु को तैयार किया जाता है, और वो उस व्यक्ति का ही होता है, वो खुद का होता है। हो सकता है वो अपनी लाइफ से रिलेट करता हुआ कुछ बोल रहा हो सकता है वो कोई स्टोरी क्रिएट किया हुआ है और उसको वो बोल रहा है आपके सामने में, पर वो उसके बोलने का ढंग इतना अच्छा होता है, वो इस तरीके से रुक के जोर से आगे पीछे, मतलब उसके संवाद बोलने का तरीका इस तरीके से होता है कि आपको अच्छा लगता है, आपको हंसी आती है, आपको मन करता है कि आप थोड़ा और सुने, आप उसकी बातों को सुने हो। आप जान रहे होते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, फिर भी आपको अच्छा लगता है। स्टैंड अप कॉमेडी में मज़ा आता है क्योंकि वो व्यक्ति ने एकदम आपसे रिलेट कर रहा होता है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है। तो हमने बहुत चीज़ें आज देखी। आज हमने देखा कि ड्रामा क्या है। आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या है, ड्रामा कितने तरीके के हो सकते हैं, ड्रामा की स्टोरी कैसी हो सकती है, ड्रामा को एक्ट कैसे किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ड्रामा आखिर आपके स्कूल सब्जेक्ट को रिलेट कैसे करता है, मीन्स आपके लिए क्यों उपयोगी है, एक शिक्षक के लिए ड्रामा क्यों उपयोगी है। देखो, ड्रामा सबके लिए उपयोगी है क्योंकि जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखें और हमारे कान, हमारे दोनों चीज़ चल रहे होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए क्या है ना कि ड्रामा जब हम करते हैं और जब सामने वाला देखता है ना, तो उसके साथ वो एक रिलेशन बनाता है जिससे वो उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे आप और मैं, मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे हर चीज़ बात बताती हूँ कि देखो आज ऐसा हुआ है, आप बोलते हैं हाँ ठीक है आज ऐसा हुआ है, हम आपस में बातें शेयर करते हैं। तो मैंने एक दिन बताया कि देखो मेरा आज एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मुझे यहाँ पे चोट लग गई। आपने सुन लिया कि हाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें चोट लग गई। बहुत टाइम बीत गया, आप भूल गए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, या याद भी है कभी कि हाँ सुबह का एक्सीडेंट हुआ था। उसे कहाँ चोट लगी थी यार, उसे चोट तो लगी थी, अब कहाँ लगी थी याद नहीं है। आप इस तरीके से बोल देते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे खड़े होते और मुझे किसी मोटरसाइकिल ने धक्का मार दिया हो, मान लो आप खड़े हो रोड साइड में और मैं भी आपके साथ ही हूँ और मुझे एक मोटरसाइकिल ने धक्का मार दिया और मुझे चोट लग गई, काफ़ी टाइम बीत भी जाएगा ना, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, हाँ हम साथ थे और सुबह को चोट लगी थी, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब कई टाइम बाद अगर पूछा जाएगा, अगर मैं ही पूछूंगी कि हम साथ में थे तो मुझे चोट लगी थी, आप तुरंत ही रिकॉल करोगे कि हाँ हम साथ थे और तुम्हें चोट लगी थी। देखिए, पर अगर हम दोनों मैं और आप, अगर हम दोनों बाइक पे साथ में होंगे
और कहीं जा रहे होंगे और हमारा एक्सीडेंट हो गया होगा, हम दोनों गिर गए होंगे और मुझे चोट लग गई होगी, मान लीजिए मेरे पैर में चोट लग गई होगी, तो ये चीज़ें ना आप उम्र भर याद रखोगे। आप कभी नहीं भूलोगे कि हम साथ थे और हमारा एक्सीडेंट हुआ था और सुबह के पैर में चोट लगा था। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सुनते हैं ना हम उसे भूल जाते हैं, और जो हम देखते हैं ना उसे हम याद रखते हैं, लेकिन जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं ना उसे हम समझ जाते हैं, और वो समझ हमेशा के लिए होती है। मीन्स वो मेमोरी हमारी कभी नहीं जाती। तो ये जो ड्रामा है ना बच्चों के साथ जब आप करोगे तो ये उन्हें इन्वॉल्व करेगी, और जब हम उसे उस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे ना तो वो मेमोरी उस कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा के लिए रहेगी। तो आपको समझ में आया ड्रामा की उपयोगिता क्या है? आप समझ रहे होंगे, और जब आप बच्चों के साथ मिलकर इस तरह का प्ले करेंगे ना तब आप इसे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मैंने आज के लिए आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया है। ये चीज़ें आप चाहें तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख के नोट डाउन भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपके लिए समझना बेस्ट है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ आर्ट से ही रिलेट नहीं करती, ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज में भी पूछी जाती हैं। कई चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि एक साधारण विद्यार्थी बता ही नहीं पाता। इसलिए नहीं बता पाता, उसे लगता है कि ये तो आर्ट का रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखिए। आज के लिए काफ़ी था इतना, आगे मैं और आपको बताऊंगी। धीरे धीरे हमारे क्लासेस और आगे बढ़ेंगे तो आप और चीज़ें जान पाओगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।